वेलकम बैक नाज़रीन। बजट की बात हो रही है और ट्रांसमिशन हमारी चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। सुबह से हम कर रहे हैं और अब मुख्तलिफ चीज़ों को हमने डिस्कस किया, ज़ेर बहस लेकर आए कि बजट IMF ज़्यादा है कि नहीं है, तमाम चीज़ें डिस्कस की। विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर बात की गई, हाउसिंग स्कीम के ऊपर बात की, कराची के डेवलपमेंट प्लान के हवाले से ऐसे अगर बात कर ली जाए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, अभी कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र नहीं आई हैं। जो इनिशियली कमेंट दिए गए हैं कि 3 सालों के अंदर 739 अरब रुपए खर्च करने का प्लान किया गया है, इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको थोड़ा सा अनफोल्ड किया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे इसको हम जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एलोकेशंस हुई हैं। आपको याद होगा वो 1100 अरब रुपए का पैकेज भी एक था। क्या ये उसी का पार्ट है या ये अलग से जो है वो कुछ एलोकेट किए गए? पैनल की एलोकेशन किस तरफ होगी? पैनलिस्ट में हमारे साथ ब्रेक से पहले जो है फुरकान साहब हमारे साथ दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे नए मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया शर्जील गोपलानी साहब। थैंक यू सो मच। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के आप सदर भी हैं। ताजिरों के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी की पहले काफ़ी मुलाकातें भी होती रही हैं खान साहब से कि नैब तंग कर रहा है, कभी कोई इदारा तंग कर रहा है, वो तमाम चीज़ें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब सामने आती रही बातें। ताजिरों के हवाले से क्या समझते हैं? कुछ इस बजट के अंदर कोई ऐसा रिलीफ दिया गया है, कोई ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा है कि जिसको हम कह सकें कि फ्रूटफुल साबित होगा? हमने जो कहा था उसमें मेन चीज़ थी सेल टैक्स। ठीक आप है, सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लेकर आए। ठीक है। और इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स का एक मेन इशू था, विद होल्डिंग टैक्स इन्होंने रिमूव कर दिया, ये बहुत अच्छा काम हुआ। FED का जो फायदा होगा वो इंडस्ट्रीज को होगा। ठीक है, मेन ट्रेडर्स को जो फायदे की बात है, अब ट्रेडर्स को ये कवर करना चाह रहे हैं पोस्ट सिस्टम पे, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा के, और उसको डायरेक्ट ये सेल टैक्स में लाना चाह रहे हैं, जो कि पिछले 20 साल से वो कामयाब नहीं हुए। उसके लिए हमने देखे पहले दिन से जब से सेल टैक्स लागू किया गया, हमने उस वक्त से ये बात कही है कि एक तो आप सिंगल डिजिट पे रखें, दूसरा आप वन विंडो ऑपरेशन रखें। अब इनकम टैक्स का रिटर्न हमने अलग फाइल करना है, सेल टैक्स का सिस्टम अलग है, तो दोनों मैकेनिज्म को आप एक साथ लेकर आए तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग चीज़ों को लेके चलेंगे, वन विंडो पे आप नहीं आएंगे, तो कामयाब होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, टैक्स कलेक्शन की बात भी सामने आई, तो टैक्स कलेक्शन के अंदर हुकूमत क्या ताजिरों को एतमाद में लेने में कामयाब हो सकी है? और अभी जो बजट पॉलिसी चीज़ें सामने आई हैं, टैक्स कलेक्शन मजीद बेहतर होगा? देखिए, टैक्स कलेक्शन अगर ताजिरों की जो तजावीज़ हैं इस पर अमल किया जाए तो बहुत आसानी से बेहतर हो सकता है। वो क्या है? सबसे बेहतरीन हमने एक चीज़ दे दी थी, जो शटर है, शटर के ऊपर आप फिक्स टैक्स लगा दें। करोड़ों के हिसाब से आपके शटर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप फिक्स टैक्स, जिस वक्त मुशर्रफ साहब के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका था और साइन हो रहा था, साइन होने के नमाज आ चुके थे, उस वक्त ये रोका गया। उस वक्त 100 रुपीज़ पर शटर या 500 रुपीज़ पर शटर की बात हुई थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। अगर वो चीज़ आज लागू हो चुकी होती तो आपका टैक्स का निज़ाम बेहतर हो जाता। होता ये है कि हमारे को जो FBR जो तंग करता है, जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं को फोकस किया जाता है, उन्हीं को निचोड़ा जाता है और उन्हीं का ऑडिट किया जाता है, ना कि जो आपके पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं था कि टैक्स पेयर के लिए अलग कानून और नॉन टैक्स पेयर के लिए अलग कानून, फाइलर और नॉन फाइलर सिस्टम। सिर्फ पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर सिस्टम चल रहा था। अभी तो विद होल्डिंग टैक्स दोनों के लिए हटा दिया गया ना? बिल्कुल, होना भी यही चाहिए था, वो तो लगना ही नहीं चाहिए। आप जो नॉन फाइलर है उसको आप फाइलर बनाएं। होल्डिंग टैक्स हटाने से ताजिरों को क्या फायदा? ताजिरों को सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपका कैश जो मार्केट में घूम रहा था वो बैंक के थ्रू से सर्कुलेशन में आएगा। बैंक को बहुत बड़ा फायदा है कि वो पैसा बैंक में आएगा। अब मतलब जब से टैक्स लगाएगा तो बैंक में पैसा नहीं आ रहा, तो ताजिर अपनी रोलिंग कर रहे थे। 40% के करीब बैंक के पास पैसा रह गया था, 60% पैसा कैश पे मार्केट में कैश में घूम रहा था। नहीं रुकेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको आप अनडॉक्यूमेंटेड जो है इकोनॉमी कहते हैं, तो वो सारा काम उस पर हो रहा था। अब अगर आपने ये हटाया है और FBR को जो आज बात की है शौकत तरीन साहब ने कि FBR तंग नहीं करेगा ताजिरों को, अगर ये मन ये चीज़ रही तो फायदा होगा। और अगर सिर्फ ये कॉस्मेटिक है कि सिर्फ आज दिखाने के लिए कुछ और बाद में कुछ और करना है, तो फिर इसके ज़्यादा नुकसान होंगे। ठीक है फुरकान साहब, अब थोड़ी सी बात हो जाए, जैसे अभी बात हो रही थी, एक टैक्स नेट को ब्रॉड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और जब भी कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, पिछली दफ़ा मुझे याद है 50,000 वाले इशू के ऊपर एक डेडलॉक बन गया था, बड़ी स्ट्राइक हुई। लेकिन वो जो साहब थे, जो FBR के चेयरमैन थे, वो फरमाते थे कि ये लोग आने के लिए तैयार नहीं है टैक्स नेट के अंदर, क्योंकि इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, वो इनको अलाउ नहीं करती कि ये टैक्स नेट के अंदर जाएँ। अब वो कितना सच है कितना झूठ है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ स्मगलिंग का फैक्टर था और बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहे थे। ये चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं ना मार्केट के अंदर जो इस वक्त इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसमें बहुत सारा आइटम ऐसा है जो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी संभव काम हो रहा है। तो ये तो हो गई एक बात। रेगुलेशंस को अगर टाइटनिंग की तरफ लेकर जाते हैं, आपके ख्याल में इतनी हमारे पास कैपेसिटी है
भाई हमारे कह रहे थे टैक्स नेट में आने के लिए तैयार हैं और ईज़ की बात कर रहे थे कि ईज़ दे दी जाए। चलिए लेट्स से कि अगर ईज़ आ भी जाए। जी जी जी। जैसे भाई ने बताया बिहार तंग नहीं करे, ये ना हो वो ना हो, फलाने दौर में ये हुआ, आपके दौर में ये हुआ, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उस पर लोड डाल रहे हैं, जो नहीं है उस पर नहीं डाल रहे। अगर हम इस सारे टैक्सेशन को उठाएं तो पहले डिस्कशन होना चाहिए कि टैक्सेशन सिस्टम है क्या। ये टैक्सेशन सिस्टम आया कहाँ से है, बिल्कुल ठीक। ये टैक्सेशन सिस्टम लिखा किसने। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब इंसान, देखिए हम इंसान चाहे कोई भी हो, हम इंसान बशर हैं, हम गलतियाँ करते हैं। अब ये टैक्सेशन सिस्टम पर मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ कि हाजी साहब हमारे एक ताजिर हैं, हम दोनों यहाँ बैठकर आपकी मौजूदगी में एक बिजनेस प्रपोजल पे डिस्कशन करें कि आओ एक कारोबार करें, 20 लाख रुपए लगाएंगे, 2 लाख रुपए बचेंगे। ठीक है। अभी इस डिस्कशन को खत्म हुए 1 मिनट ना हो कि मैं हाजी साहब को बोलूं हाजी साहब लाख रुपए दे दो, हाजी साहब कहें किस बात के, सही। मैं बोलूं एडवांस प्रॉफिट, आप बोलोगे भाई कारोबार होगा तो आपको देंगे ना एडवांस प्रॉफिट। ठीक है। आप एक टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे पाकिस्तान में कस्टम्स में, एक पोर्ट पे हमारे लगता है एडवांस इनकम टैक्स, यानी एक ताजिर का कंटेनर अभी पोर्ट पे आया है, वो उस पोर्ट को क्लियर कराएगा, बेचेगा। आप कह रहे हो वो जो तुम बेचोगे ना 5.5% मुझे एडवांस इनकम टैक्स दे दो। बिल्कुल। ये क्या बकवास है, ये कहां से लेकर आए हो। होता क्या है, ये टैक्सेशन का निजाम इंसान का लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जब इंसान निजाम लिखेगा ना तो हिट एंड ट्रायल की बुनियाद पर लिखेगा, गलती करेगा, कभी वो 5.5 कर देगा, कभी 10 कर देगा, कभी 2.5 कर देगा, एक आएगा बोलेगा ये गलत है, एक आएगा बोलेगा। हम कह रहे हैं वाई ह्यूमन रिटन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। हमारा ईमान है, हाजी साहब माशाल्लाह हमारे बड़े हैं, ये कंफर्म करेंगे, हमारा ईमान है अल्लाह और उसके रसूल की किताब में हर चीज मौजूद है। इस्लाम में ज़कात का निज़ाम होता है, खैरात का निज़ाम होता है, फिर उशर का निज़ाम होता है। जब इस्लाम में टैक्सेशन के सिस्टम्स मौजूद हैं तो फिर आपको एडम स्मिथ के या वेस्ट के टैक्सेशन के सिस्टम्स उठाने की जरूरत क्या है। अब जब आप बाहर से टैक्सेशन का सिस्टम लाओगे तो 2 मसले होंगे। आप देखें जब आप बाहर से टैक्सेशन का सिस्टम लाओगे ना तो लोग इस सिस्टम को अपना सिस्टम नहीं समझते। बिल्कुल ठीक है। बाहर की दुनिया में लोग इस टैक्सेशन के निजाम को अपना निजाम समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के लोग ज़कात के निजाम को अपना निजाम समझते हैं। अल्लाह मियां ने तो कोई FBR नहीं बनाई। बिल्कुल ठीक है। कभी आपने सुना है कि जी ज़कात में चोरी हो गई, कोई FBR वाला दरवाजा नहीं खटखटाता, भाई ज़कात दी है नहीं दी, खैरात दी है नहीं दी। लेकिन चूंकि लोग ज़कात और खैरात के निज़ाम को अपना निज़ाम समझते हैं तो एक रिक्शे वाले को भी टेंशन होती है कि बाप का छोड़ा हुआ एक छोटा सा सुरजानी का प्लॉट है, यार इसके ऊपर ज़कात लग रही होगी, कोई हल बता दें मौलवी साहब, मैं कहाँ से दूं, मैं तो रिक्शे वाला हूँ। तो देखें उम्मत के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों में बड़ी क्लैरिटी है उन्हें कहाँ पैसे देने हैं। पैसे तो दोनों जगह खर्च हो रहे हैं, टैक्सेशन में भी खर्च होते हैं, ज़कात में भी, खैरात में भी, और अगर उशर का निज़ाम आ जाए उसमें भी। फिर क्या वजह है कि वो FBR को पैसे देते हुए बददिल तरीके से और बड़ा गुस्से से देते हैं और बिना FBR नामी किसी तंजीम के अल्लाह के राह में पैसे दे देते हैं। तो आपको नजर आता है सैलानी ने 9 अरब रुपए की कलेक्शन की, रियासत ने दी नहीं, लोगों ने दी, और ऐसे तो हजारों इदारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टैक्सेशन के निज़ाम में इन प्रिंसिपली प्रॉब्लम है। इस टैक्सेशन के निज़ाम को लोग अपना निज़ाम नहीं समझते, दैट इज द रीज़न 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20 लाख लोग फायदा। ये कहते हैं कि पे बैक नहीं करता, आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर लीगल इम्प्लिकेशन से एक ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। शायद एक ये वजह भी है जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ नहीं आई है। क्या कहें इसको, ये मैल प्रैक्टिसेस जो रही हैं? नहीं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि अगर हमें कोई रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। नहीं, एक ऑब्जेक्शन जो ताजिरों की जानिब से लगाया गया था वो ये भी था कि हमारे पास क्योंकि इतनी ज़्यादा लीगल इम्प्लिकेशंस हैं और जब ये टैक्स जो रिटर्न अपना फाइल करने के लिए जाते हैं वो एक इनको क्या एक पढ़े लिखे आदमी को नहीं समझ में वकील के बगैर हो ही नहीं वकील सकता। और वकील भी जो उनको बताया जाएगा वही आपको हायर करना पड़ेगा। तो ये भी शायद एक प्रॉब्लम देखिए ना, रही है। भाई ने तो 2 ऑडिट्स की बात करी, सेल टैक्स का ऑडिट होता है, इनकम टैक्स का ऑडिट होता है, फिर एक विदहोल्डिंग टैक्स का ऑडिट होता है, फिर एक ऑडिट का ऑडिट भी होता है। जी, वो भी अब हो गया। चलें, तो अब हमारा रोना ये है कि टैक्सेशन का निज़ाम इंतहाई ना सिर्फ मुश्किल है जी, बल्कि हमारे नजरिए से निकला हुआ नहीं है। देखिए ऐसा ही जब है। चीज नजरिए से निकलती है कॉन्ट्रडिक्ट ना करेगी। तो पूरी उम्मत कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लेती है। भाई पैसे तो वहां भी खर्च हो रहे हैं, अभी बिल्कुल बकरा सही। ईद आ रही है, सही। पूरी कौम जानवर लेके घूम रही होगी, काट रही होगी, पैसे खर्च करी होगी। क्यों? ठीक है। वही उम्मत और वही लोग टैक्सेशन में नहीं आना चाहते। क्यों? वो इस टैक्सेशन के निजाम को अपना निजाम नहीं समझते। ठीक है। आप इस निजाम को, इस सालों सिस्टम से को क्या डंडे मार रहे हो, आपने कितने डंडे मार लिए ना। नहीं तो 20 क्या लाख फाइल क्या से ऊपर नहीं एडवाइस जा है, पाए। क्या करना चाहिए? और ज्यादा इसको फ्लेक्सिबल करना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ उसूली तौर पे अगर आप रिप्लेस मुझसे किससे पूछें करें? तो इस्लाम में ये टैक्सेशन का निज़ाम नहीं हो सकता।
इस्लाम का जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो उशर का निज़ाम है जो हज़रत उमर फारूक ने लगाया जी। है। तो अब जब आप किसी ताजिर को जाके बोलोगे कि हज़रत उमर फारूक का लगाया हुआ निज़ाम है और तुम्हें उसके तहत इतने फीसद देना है और वो भी कमाई पर। अच्छा, एक और फॉल्ट भी है, आपकी इनकम टैक्स, आप सैलरीड क्लास होंगे तो आपको जब चैनल सैलरी देता होगा लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो पहले ही इनकम टैक्स काट लेता होगा। ऐसे ही। आप कहते हो भाई अभी तो मेरा लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, 50,000 में गुजारा नहीं होता, मेहरबानी करो 50,000 नहीं 5,000 नहीं काटो। तो रियासत बोलती है नहीं, तुम जियो तुम मरो, तुम्हारी माँ बिना इलाज के मर जाए, तुम्हारी बहन बिना शादी के रह जाए, वी डोंट केयर, 5,000 काट लो। तो इस्लाम के निजाम कैपिटलिज्म में इनकम के ऊपर टैक्स है, इस्लाम में सेविंग पे ज़कात है। इसका मतलब है एक आदमी कमाए खाए, बच जाए तो ज़कात दे जाए, बच जाए तो खैरात कर जाए। इसका मतलब कमाई पे ज़कात नहीं होती। हम कह रहे हैं प्रिंसिपली निज़ाम में फॉल्ट। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा प्रिंसिपली निज़ाम में फॉल्ट है, वो बात अपनी जगह है। जैसा भी इंटरेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि हम सबका स्टैंड यही है कि ये बिल्कुल 0% होना चाहिए। इसके ऊपर हम काम करेंगे तो फिर हम देखेंगे उसके बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। लेकिन दिस टाइम अराउंड अभी हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इसको रिप्लेस कैसे किया जाए। ये बहस जारी है, ये एक इस्लामिक मॉड्यूल की बात हो रही है और एक कन्वेंशनल मॉड्यूल की बात हो रही है। इसको इन दोनों को कैसे कैपिटलिज्म की बात करें। कैपिटलिज्म जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो एक आम आदमी को शायद डायरेक्टली बेनिफिट ना कर रही हो, उसको रिप्लेस किया जाए। ये तो हो गई बॉटम लाइन। शमीम फिरपो साहब ने हमें दोबारा से जो वो ज्वाइन कर लिया है, और शमीम फिरपो साहब कुछ देर पहले भी बात हो रही थी बजट के हवाले से, एक दफ़ा फिर उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच शमीम साहब ज्वाइन करने के लिए। शमीम साहब, बात यही हो रही है कि ये जो पूरा सिस्टम है, अब टैक्स कलेक्शन के हवाले से एक बहस एक चल निकली है ना आज के दिन, तो खैर मौजू यही है कि अपनी कलेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। ये जो सर्विसेज सेक्टर को आपने ओवर बर्डन किया है, इसको कैसे रिलीफ दिया जाए। वो कॉस्मेटिक चेंजेस, अभी कुछ लोग कह रहे हैं, वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि कॉस्मेटिक चेंजेस तो ही इन सम एक्सटेंट रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो एक निज़ाम है जिसमें 22 करोड़ लोग इक्वली टैक्स दें, टैक्स पेयर बढ़े, आपका टैक्स टू GDP रेशो बढ़े, मटीरियलाइज कैसे हो, ये ज़रा बता दें। क्योंकि अभी ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और एक और चीज़ भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई, वो ये कि लोग क्योंकि इसको ऑन ही नहीं करते सिस्टम को, इस वजह से टैक्स पेबल है ही नहीं। बताइए। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दरअसल दो निज़ाम अलग-अलग जी, और इस वक्त हमारे यहाँ चूँकि इस्लामी निज़ाम तो अभी है नहीं, न इस्लामी रियासत है ये। ठीक है। अब जब इस्लामी रियासत बनेगी है, इस्लामी निज़ाम जैसे उन्होंने कहा है कि रियासत मदीना हमने बनानी है, तो वो बहरहाल एक गलत में तो नहीं बन सकती, इसको आहिस्ता आहिस्ता ही लेके चलेंगे। ठीक है। बहुत अच्छी बातें की है माशाल्लाह, और मैं सुन रहा था ये बात सारी, तो हमें इसकी तरफ तो आना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके अंदर वक्त लगेगा, ओवर द नाइट ऐसा नहीं हो सकता। अभी किस तरह से इसको अच्छा, अब मैं सूरत हाल आपको बताऊं कि देखिए इसी तरफ इन्होंने, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस वजीर खजाना आए हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने पहले भी हमारे यहाँ यानी क्या कहते हैं ये सर्विसेज अंजाम दिए, तो इस मरतबा आते ही इन्होंने वही निज़ाम जो एक था कि भाई सेल्फ असेसमेंट स्कीम, जिसके अंदर हम यानी एक टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का एक आपस में रिश्ता ना हो, लेकिन उसका एतमाद बढ़े कि भाई यानी क्या कहते हैं टैक्स पेयर जो है वो कम से कम उसको कोई इज्जत मिले कि आपने जो कहा है मैं उसे मान रहा हूँ। और ये उन्होंने लेकर आए, तो ये बहुत अच्छा निज़ाम लेकर आए हैं वापस से, और मुझे यकीन है कि टैक्स बेस जो है बढ़ जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे लोग अब खुद इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि जो आप डिक्लेयर करेंगे उसको हम मान लेंगे। अलबत्ता अगर कोई उनके पास वाकई ऐसी कोई सोर्स हुई जिससे कि उनके पास पुख्ता यकीन हो उनको कि इसके अंदर रिवीजन की गई है, तो फिर वो उसको वो भी यानी वो खुद नहीं करेंगे, FBR से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसे भी अगर वो करेंगे तो फिर ऑडिटर्स जो बिल्कुल बाहर के लोग होंगे तो उनसे इंडिपेंडेंट यानी क्या कहते हैं थर्ड पार्टी के वो ऑडिटर्स करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है। मैं समझता हूँ कि भाई खराबी जो 70 साल की है वो 2-4 साल के अंदर पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए टाइम लगता है। शुरू के 3 साल बहुत ही यानी ख़राब गुजरे हैं, हम ये कहेंगे कि भाई अवामी लिहाज से बहुत ख़राब गुजरे, लेकिन वो सख्त फैसले करने मजबूरी थे उनके, जिसकी बिना पर उनकी मकबूलियत में भी कमी हुई। यानी जिस ग्राफ के साथ आए थे वो ग्राफ उनका नहीं रहा, उसमें बड़ा डैमेज हुआ। लेकिन ये ऐसा ही आदमी कर सकता था, इतने यानी तल्ख फैसले जो है वो हर एक नहीं कर सकता। हर एक की लोग तो आपको मालूम है कि कर्जे लेते रहे, थोड़ा सा 10 अरब का कर्जा लिया, 2 अरब यानी क्या कहते हैं आवाम पे
सब्सिडी देके उसे खर्च कर दिया और उसके बाद 8 अरब जेब में चले गए। बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर आते आते अब यहाँ पर अब अवामी के फायदे के असरात कुछ आने शुरू हुए। ठीक है। और जिसके पर उन्होंने अभी स्टेटमेंट भी दिया है पीएम ने कि भाई ये अब जो 2 साल होंगे वो इंशाल्लाह आपकी आसानियों के लिए अच्छा, होंगे। एक चीज़ और है, अगर कोविड की बात कर ली जाए, कोविड-19 के हवाले से, तो मईशत का पहिया कहीं ना कहीं कदगन लगी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉप हुए हैं या स्पीड हमारी कम हुई है। अब ये कोविड का जो पीरियड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड वेव भी हमारे इस वक्त साथ साथ वैक्सीनेशन भी हो रही है, ताजिर बिरादरी की अगर बात की जाए, बिजनेस कम्युनिटी की बात की जाए, तो अब जो बजट आया है इसमें जो रिलैक्सेशंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब अच्छा है का राग अलापा जा रहा है अभी तक, तो ना अभी तक फ्लॉज नजर नहीं आ रहे कि क्या खामियां हो सकती हैं जो कल सामने आ सकती हैं, कल आएंगी। तो क्या लगता है इस वक्त मईशत, जैसे खान साहब ने कहा, उनको रोककर किसी ने गैलरी में पूछा लॉबी में कि भाई कैसा बजट हो, कह रहे हैं सब खुश होंगे। वाकई बिजनेस कम्युनिटी भी खुश रहेगी पूरा साल? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जैसा मैंने आपको पहले उसमें बताया था सेशन में कि ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि हमने जो तजावीज़ हर साल भेजते थे, ठीक है, लेकिन उनको माना नहीं जा, मानना क्या, पढ़ना नहीं चाहते थे, वो पढ़ते भी नहीं थे। इस मरतबा हमने जो बजट की तजावीज़ भेजी, न सिर्फ उन्होंने पढ़ी, पढ़ने के बाद एक मीटिंग हमारे साथ की, यानी प्री बजट मीटिंग हमारी चैम्बर में हुई, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि आपने जो तजावीज़ दी हैं उसके अंदर 80% जो है वो डूएबल है। दोनों पैनलिस्ट से शहादतें आ गई हैं कि दोनों ने कहा था कि जो तजावीज़ दी है वो हमें हमारी मानी गई अच्छा है। ठीक है, अभी हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ बड़े खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान शाह फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनको इस ट्रांसमिशन में वेलकम करेंगे। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। शुक्रिया जी। शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आ रही है जी शाह साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट के हवाले से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी और अगेन के प्रोवाइडेड जो इस वक्त सर्कमस्टांसिस हैं, जो इस वक्त कोविड की वजह से जो हिट लगी है, उसमें कैसे देख रहे हैं आप बजट को? किस हद तक डिलीवर करने में कामयाब हुए? मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए, लोग सुनना चाहते हैं इसको। आई थिंक ये मैंने बड़े बजट देखे हैं, मैंने ऐसे 30-40 साल से मैं पाकिस्तान की इकॉनमी में इन्वॉल्व भी हूँ और उसके ऊपर रिसर्च भी की है। जी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आया हूँ तो मैंने देखा कि पिछले 12 साल से जितने भी बजट आए हैं उसमें से ये सबसे बेहतर बजट है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत बड़ी चेंज है ये, क्योंकि हमने देखा है कि 2013 तक की बजट जो है वो भी बड़े कंस्ट्रेंट थे और उसमें उनमें इशूज थे। फिर PMLN के ज़माने में भी बजट जो थे रिस्ट्रिक्टिवली बजट थे, बट वो डिफरेंट पॉलिसीज के तहत वो काम फोकस 1-2 चीज़ों पे फोकस था, ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड फोकस नहीं था। तो ये पहला बजट है जो कि ग्रोथ के ऊपर फोकस करके आया है और बड़ी ब्रॉड बेस्ड इसमें चीज़ें आई हैं कि एक्सपोर्टर्स के लिए भी है और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी है, एग्रीकल्चर के लिए भी है, मैन्युफैक्चरिंग के भी सेक्टर्स हैं, सर्विसेज सेक्टर के लिए है, IT के लिए है। तो और बहुत सी चीज़ों पे टैक्सेस की रिफॉर्म्स की जा रही हैं, ड्यूटी कम की जा रही हैं, रॉ मटेरियल्स के ऊपर। तो एक थिंकिंग बजट है इस तरह से कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको कम्पेटिटिव किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को कम्पेटिटिव किया जाए और एग्रीकल्चर को कम्पेटिटिव किया जाए और इनपुट जो मिलनी चाहिए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस उनको बेहतर किया जाए। और फिर दूसरा एक बहुत बड़ा फोकस इसमें आई थिंक जो पहले इस तरह से कभी नहीं था, वो था सोशल सिक्योरिटी नेट जो है और पर्टिकुलरली वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं या लो इनकम ग्रुप्स हैं, जो कि बहुत बड़ा तबका है, 40-50% हमारी आबादी है। तो उनकी जो इकॉनमी है उनको भी डायरेक्टली इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। तो साथ प्रोग्राम में कैश ट्रांसफर जो हैं उनको बढ़ाने की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज को इसके प्रीव्यू में लाने की बात है। बट उसके साथ साथ अगर देखा जाए हेल्थ कार्ड की बात है, फिर आपके लोन की बात है, लो कॉस्ट हाउसिंग की बात है, हाउस ओनरशिप की इसमें बात की गई है। फिर माइक्रो फाइनेंस को बहुत बड़ा एक्सपेंशन की बात की गई है और वो इस तरह से की गई है कि कमर्शियल बैंक जो बिल्कुल SMEs को नहीं कर सकते फाइनेंस, उनको आता ही नहीं है, उनका फोकस ही नहीं है,
उनको एज होलसेल बैंकर्स ट्रीट किया गया है, और वो आगे चल के जो नीचे माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं या जो छोटे कर्जे देने में महारत रखते हैं उनको दिया जाएगा, ताकि इकॉनमी का हर सेगमेंट जो है उसमें गिरदत आए, उसमें ग्रोथ आए और उसमें इन्वेस्टमेंट आए। सिमिलरली अगर आप देखें इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर भी फोकस है कि वो उनकी रेमिटेंसेस जो हैं वो भी आए और उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज सहूलत भी दी जाए। अच्छा शाह साहब, तमाम चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन बजट से पहले जब प्री बजट डिस्कशन हो रहा था तो वो ये कहा जा रहा था कि आईएमएफ की बड़ी सख्त शराइत हैं, तमाम चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि वज़ीर ख़जाना की अगर आज की स्पीच देखी जाए तो बड़े आसानी से जो है वो तमाम चीज़ों को उबूर करते हुए, पार करते हुए निकल गए, या आगे मसाइल आ सकते हैं? आई थिंक एक तो उसका फैक्टर ये है कि थर्ड वेव कोरोना की जो है वो भी अभी पूरी दुनिया में चल रही है और पाकिस्तान में भी है, तो उसमें पाकिस्तान ने उसको उसके इम्पैक्ट को खासा डाइल्यूट करने की कोशिश की है, इकॉनमी को डिस्टर्ब होने से बचाया है, लेकिन वो एक फैक्ट है और इसमें आईएमएफ को भी इस चीज़ का एहसास है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक ग्रोथ बन रही है इसको इमीडिएटली स्टॉप करना एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी। तो दे आर ऑन बोर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। व्हाट दे वांट इज कि ये ग्रोथ हो, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट को नहीं बढ़ना चाहिए, और वो आपकी एक्सचेंज रेट वगैरह से बिल्कुल ठीक चल रहा है। दूसरा जो उनका कंसर्न है वो फिस्कल डेफिसिट की साइड पे जो उन्होंने टारगेट, ग्रैंड टारगेट जो है वो प्राइमरी डेफिसिट का है, और वो मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब टारगेट उन्होंने दिया है, जो कि डॉक्टर सलीम साहब ने बताया कि 0.7 होगा। तो प्राइमरी डेफिसिट 0.7 का मतलब है कि आपके पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कि फिस्कली भी आप इकोनॉमी को ग्रो करें, और बाकी एक्सचेंज रेट आपका बड़ा मुनासिब चल रहा है, इंटरेस्ट रेट स्टेबल चल रहे हैं। तो आई थिंक आईएमएफ का जो एक मेजर कंसर्न होगा वो गर्दिशी कर्जों का होगा, ठीक है, और वहाँ पे ये बात भी मुनासिब है कि अगर टैरिफ को हम और बढ़ाएंगे तो ये गर्दिशी कर्जे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, शाह साहब, कंसर्न भी एक्चुअली है यही कि इसको कैसे एड्रेस करेंगे। वी हैव एक्चुअली अ राइजिंग कंसर्न ओवर सर्कुलर डेट। आपका हाफ ऑफ जीडीपी पहुंच गया, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो नेक्स्ट टाइम अराउंड आपके ऑलमोस्ट जीडीपी के साइज के बराबर हो सकता है। ये एक बड़ा कंसर्न है। इसको आपको वंस एंड फॉर ऑल अगर सेटल करना होगा तो वो किस तरह मुमकिन होगा, ये थोड़ा सा बताएं। जी देखें, एक तो बात ये है कि सर्कुलर डेट हमारी पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो थी पावर सेक्टर के लिए, वो उसमें बड़ी कमजोरियां थी और वो हमारे मुल्क के मफाद में नहीं थी, और बहुत महंगी बिजली लगी और बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट में लगी, लेकिन अब वो लग चुकी है। अब तो आपने देखना कि इससे कैसे निजात मिले। एक चीज़ तो एक ये है कि वो सर्कुलर डेट ओवरनाइट जो आप ख़त्म करेंगे तो बिजली के बिल इतने बढ़ जाएंगे कि कोई बिल ही नहीं देगा, तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसको ज़रा एक्सटेंड किया जाए, 2-3 साल की बजाय 5-10 साल में इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, बट इसकी ग्रोथ को आपको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि इसको बढ़ना जो है वो पहले तो सब ठीक है। अच्छा शाह साहब, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इसके ऊपर बात हो रही थी कि हम एक्सपोर्ट लेड ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे कि आपको जो है आपकी एक्सपोर्ट्स को जो है वो बूस्ट मिल सकेगा। यहाँ सिचुएशन इस वक्त जो इमर्ज हुई है वो ऐसी है कि आपके जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो एक्सपोर्ट्स के नंबर से ऊपर चले गए हैं। ये चले एक अच्छा साइन है कि आपके गवर्नमेंट की किटी में पैसे आ गए, लेकिन इन सम एक्सटेंट आपको एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिस्कवरी पे अपने काम करना पड़ेगा। क्या उस पोजीशन में आ चुके हैं आप, उस फेज से निकल गए हैं? मैं चाहूँगा इसको भी शाह साहब थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। जी, आई थिंक इसमें एक तो बहुत हमें नहीं बोलना चाहिए कि एक्सचेंज रेट का जो एडजस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में, उसने एक्सपोर्ट को कम्पेटिटिव कर दिया है और साथ साथ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भी बड़ा वायबल कर दिया। ये 2 पॉइंट तो आपकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी के तहत बेनिफिशरी एक्सपोर्टर्स हैं।
दूसरा ये है कि जो पैकेज गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को बिजली के दिया था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है कि वो उनको कम्पेटिटिवनेस पावर साइड से भी मिल रही है। तीसरी चीज़ जो थी कि स्टेट बैंक ने इनकी फाइनेंसिंग की है एक्सपेंशन के लिए यस और काफ़ी मेजर एक्सपेंशन हो गई है एक्सपोर्ट सेक्टर में और उसके रिजल्ट भी आगे आएंगे जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डेफिनेटली ऊपर जाएंगी। साथ साथ मैं ये कहूँ कि एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस जो हैं वो एक पॉजिटिव एलिमेंट है हमारी इकॉनमी का और अगर रेमिटेंसेस को भी देखें तो वो हमारी लेबर एक्सपोर्ट हो रही है जिसकी वजह से रेमिटेंसेस भी ऊपर जा रही हैं तो वो एक हमारी इकॉनमी के लिए एक इंजेक्शन है जो आपकी इकॉनमी को करंट अकाउंट डेफिसिट से बचाती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप डॉलर्स जो हैं आपके पास हैं अपनी ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो आपके गरीब जो ज़्यादा सही इकॉनमी में जो जिसको कहना चाहिए लिमिटेड इनकम वाले एरियाज हैं वहाँ पे इनकम को बूस्ट कर रही है और गुर्बत को दूर कर रही है। इकॉनमी में वो कंजम्पशन को भी बढ़ा रही है और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा रही है। ठीक है, रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट दो बड़ी वर्चुअस साइकिल्स हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में और दोनों के लिए काफ़ी जो ये एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट बड़ी अच्छी है और दूसरा फैसिलिटेशन हो रही है रेमिटेंसेस के लिए। रोशन डिजिटल अकाउंट है यहाँ डायरेक्टली उनको ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक अगर आप चाइना को भी देखें इंडिया में भी देखें तो ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज इंडियन का बहुत बड़ा रोल था डेवलपमेंट के अंदर। तो वो हमारे भी ओवरसीज पाकिस्तानी ठीक है, इन तमाम चीज़ों को सोचने के देखने के। बहरहाल बहुत शुक्रिया, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, एक कमर्शियल ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि डिस्कशन किया जाए एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट की बात की जा रही है और वफाकी बजट की अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ों को डिस्कशन किया गया उस पर। बेसिकली अब कराची के ऊपर अगर बात की जाए स्पेसिफिकली प्रिसाइज करके बात की जाए यासिर, तो कराची के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक अनफोल्ड हो नहीं सकी हैं कि होने क्या जा रहा है। 1100 अरब रुपए का पैकेज भी नाज़रीन आपको याद होगा, 167 अरब रुपए का भी पैकेज आपको याद होगा, फिर 5 अरब रुपए मेयर को दिए गए थे वो भी आपको याद होगा। ये तमाम चीज़ें थी। फिर पिछले साल कराची जो डूबा रहा, उसके बाद फिर वफाक का इन्फ्लुएंस, 18वीं तरमीम की रुकावट, फिर ये तमाम चीज़ों को देखते हुए एनडीए में आता है, तमाम काम करता है। अभी फिर से वही मानसून का दोबारा से सर्कल आ रहा है। अभी पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि किसने कितना काम किया। मेयर के 4 साल खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम आता है, डेप्यूटी कमिश्नर्स इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, डीएमसी का तमाम निज़ाम, कचरे के तमाम निज़ाम, उठाना कहाँ लेके जाना है, वो तमाम चीज़ें अब सिंध हुकूमत के हाथ में थी। अभी ये जो मेरे पास सामने तमाम डॉक्यूमेंट्स यासिर मौजूद हैं, अब आइंदा 3 सालों में कराची के लिए 739 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। ये चीज़ थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि इसको अब डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाए, अनफोल्ड किया जाए। तो यासिर, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ पहले एक सवाल पर बात कर लेते हैं ना, क्योंकि बीइंग एक कराची आइट ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न ओवर द ईयर रहा है। फंड्स की एलोकेशन होती रही हैं और यहाँ तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि फाइनेंशियल हब भी है और पैसे भी आपको पता है कि जो ग्रास रूट लेवल के इशूज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। फुरकान साहब से अगर इस बारे में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आप इसको जल्दी में चाहूँगा इसके ऊपर कि क्विक जो है आपका एक व्यू ले लूँ, क्या समझते हैं कि डेवलपमेंट के हवाले से एक ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था, ताहाल जारी है, फिर K4 का मंसूबा है, फिर उसके बाद KCR है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ हैं। लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट खुद टेकअप कर चुकी है, चाहे K4 की बात की जाए, ग्रीन लाइन की बात की जाए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या समझते हैं कुछ बेहतरी आएगी इस बजट के बाद कराची के लिए स्पेसिफिकली? नहीं सर, मुझे दूर तक बेहतरी नज़र नहीं आ रही। उसकी एक वजह है, लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो के इलेक्ट्रिक है। इस सारे इशूज़ के साथ साथ लोग कह रहे हैं यार ठीक है हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, अल्लाह का वास्ता बिजली दे दो। जब आप हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दोगे, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दोगे,
और आप देखते हैं कुछ 4-5 साल ही हुए हैं शायद प्राइवेटाइजेशन के इलेक्ट्रिक के, या 10 साल हुए होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे पास नंबर नहीं है, बट अभी की मुशर्रफ बात है। साहब के दौर में हुआ हाँ था, मुशर्रफ तो टाइम चलो क्लासेस 12 साल कह दो, अभी हाँ तो बहुत लगता है बहुत, ऐसा कल की बात है, बट आपको नजर आता है वो के इलेक्ट्रिक जो लॉसेस में थी प्रॉफिट में आ गई। क्यों नहीं चला सकते थे आप? यानी इसका मतलब है आपने पहले के इलेक्ट्रिक बेची, अब उसी के इलेक्ट्रिक से फकीरों की तरह, भीख मंगों की तरह मांगते हो, यार गवर्नर हाउस की बिजली प्लीज बंद नहीं करो, हम दे रहे हैं तुम्हें पैसे। आपने जितने में के इलेक्ट्रिक बेची उतने के तो बेड डेप्स थे आपके वसूलियों के, ये आपने किया। तो अगेन आप ये क्यों बेचते हो? आप इसलिए बेचते हो कि सरमाएदार को फायदा हो, आपको लोगों से कंसर्न ही नहीं है, आपका लोगों से ताल्लुक ही नहीं है। आप तो कहते हो यार मेरा एक दोस्त है, उसको मुझे के इलेक्ट्रिक बेचनी है, या एक दुबई का इन्वेस्टर है, उसने हमें बड़ी फेवर्स दी हैं, ऊपर से कॉल आई हुई है देनी है, या एक चाइना क्या वो अब देखे ना जिनको आपने बेची कंपनी है, चाइना शंघाई क्या है, ये जो चाइनीज कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है क्या? ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है। आप अजीब दुनिया में रह रहे हो, आप अपना गवर्नमेंट का एसेट जो है वो चाइना के सरकारी इदारे को बेच देते हो, फिर उसके बाद वो रेट बढ़ाता है, वो बदमाशियां करता है, और आप सिर्फ मुजाहरे करते रहते हो और लोगों को लॉलीपॉप दे देते हो। तो लोग, मेरा ख्याल है अब इस बात से बेजार आ गए लोग। मैं आपको बताऊं, अभी शाह साहब भी बातें कर रहे थे, लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आ रही, लोग नहीं समझ रहे इन बातों को कि जी ये आप क्या बातें कर रहे हैं, रिजर्व बढ़ गए, रिजर्व घट गए। जो जरा समझदार हमारे जैसा आदमी है वो एक सवाल पूछता है, सर 22 बिलियन डॉलर का रिजर्व है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मतलब ये कैसा निजाम है? कौन लोग हैं कि एक भाई की जेब में पैसे हैं और दूसरा भाई खुदकुशी कर रहा है? 22 बिलियन डॉलर किस काम के हैं? मतलब रियासत को जब देखो इस बात का ढोल बजाती है, भाई कौम को मुबारक हो, हमारे रिजर्व 22 अरब डॉलर से बढ़ गए। अरे किस काम के 22 अरब डॉलर? जब मेरा ठेले वाला जलील हो रहा है, वो पंजाब में वो बच्चे नहरों में फेंक देती हैं कि यार हम इन्हें कहां से रोटी रोजी करें। कराची में हमें नजर आता है लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि लोगों की चीजों को आप जला के चले जाते हो। कराची में आपको नजर आता है एक दुनिया में 8वें 10वें नंबर पे एक्सीडेंट्स का रेशो है आपके कोई एक मंसूबा आप पूरा नहीं कर पाए हो, और ये पूरे नहीं होंगे। अच्छा, कराची का एक बड़ा मसला है, क्योंकि मैं कराची टुडे प्रोग्राम करता हूं तो तमाम चीज़ों को डिस्कस करता हूं। ताजिर बिरादरी की तरफ मैं ज़रा ज़्यादा फोकस करूंगा। शजील भाई, आपसे मेरा एक सवाल ये है, लॉकडाउन की सूरत हाल थी, ताजिर बिरादरी आधा घंटा दुकानें अगर ना बंद करे तो ये असिस्टेंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, उनके मुख्तियार कार जिस तरह से जो सलूक हुआ करता था और सील कर देते दुकानें, चालान कर दिया करते थे, इस मईशत को कराची की खास तौर पर ना स्पेसिफिकली कोविड की सिचुएशन में कितना नुकसान पहुंचा? शौकत तरीन साहब का आज बयान आया है जी। कि 2 करोड़ लोग पाकिस्तान के बेरोजगार हुए। ये शौकत तरीन साहब का बयान है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। दुख की बात। हमने यही बात की थी, हमने बहुत, सिर्फ मैं आपको साउथ में बताऊं, सिर्फ साउथ की बात करता हूँ, 7 से 8 लाख लोग बेरोजगार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में हुए। अच्छा, मैं सिर्फ साउथ की बात वजह कर क्या रहा हूं। बनी है? वजह देखें, कोविड की वजह से ना आपकी बिजली के बिल कम हुए, ना बच्चों की फीसें रुकी, ना दुकान के किराए रुके, ना घर के किराए रुके। अब जो बंदा दुकानदार 5 बंदे लेके बैठा था, उसने बोला 2 बंदों को तो मैं फारिग करूँ, उसने भी दिल पे पत्थर रख के किया। आप एक चीज़ ये सोचें कि लाखों के तादाद में राशन के पैकेट इन्हीं ताजिरों ने, जब कोविड आया, लोगों के घरों पे पहुंचाए। ठीक है, यही ताजिर, तो फिर पोजीशन ये आ चुकी थी। अभी तो फेडरल बजट है, फिर प्रोविंशियल बजट भी आएगा, तो क्या समझते हैं ताजिरों के लिए कोई ऐसा कोई स्टिपेंड होना चाहिए, कोई ऐसा वजीफा होता है या कोई ऐसा कम पैकेज को ऐसा वजीफा क्या है? इनको बोले हमारी जान छोड़ दो, इनसे वजीफा नहीं चाहिए, इनको बोलो हमें अभी हमारे अल्लाह करके कारोबार 6 बजे से 8 बजे तक लेकर तो गए। मैं आपको बताऊं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और सीएम साहब के साथ हम मीटिंग में बैठे थे, तो सीएम साहब ने हमें एश्योरेंस दी थी कि मैं कराची का केस प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ूंगा। तो 6 बजे से 8 बजे किया ना फिर उसके बाद? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमने जो बात की थी, हमने बात ये की थी कि आप ताजिरों को बिलासुदी कर दे, फौरी तौर पे बिल्कुल, ये दें, बात और कोई ज्यादा पैसे नहीं चाहिए थे हमें। वो एक तो पहली बात तो ये है कि मैंने इनको ये भी बात एक ऑप्शन दिया था कि आप 3 साल का हमारा टैक्स वापस कर दें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब देखें अजी साहब बहुत सारी चीज़ों का तस्करा करेंगे तो बात जो कहते हैं ना निकलेगी दूर तक जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी है, टाइमिंग के ऊपर जो एक डेडलॉक बना रहा ना, हमें अपनी डायरेक्शन भी ठीक करनी होगी। कोविड की वजह से जो कुछ हुआ वो अपनी देखें, टाइमिंग की बात, ये आप एक गर्म मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे बिजली सुबह को 45 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन जाएगा शॉपिंग करने? इससे भी गर्म मुल्क है। लेकिन जब एक औकात गर्म मुल्क अगर है, अगर सऊदिया रात की शॉपिंग पे खुलता है, बिजली बंद नहीं करती है। ठीक है, नहीं बहुत सारे बहस ये दूसरी तरफ चली जाएगी अभी, क्योंकि मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर शमीम फिरपुर साहब आखिरी क्योंकि चंद लम्हात है ना, मैं चाहता हूँ कराची पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चले जी जी। बड़ी बदकिस्मती जो हमारी है वो ये है कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंटें अलग अलग हैं, ऐसा ही है, आपस की टसल है, ऐसा ही उस टसल में आवाम पिस रही है। यही हुआ। मैं आपको बता दूं, वो 18वीं तरमीम के तहत अपने हाथ कटवा चुके हैं
वो हाथ इनके हाथ में आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है कि ये अगर देखिए हर चीज़ को करने के लिए सबसे पहले नियत चाहिए। बिल्कुल ठीक। आपकी विल होगी तो सारे काम होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो, लेकिन हल कब होगा जब आपकी नीयत अच्छी होगी। अगर नीयत अच्छी है तो सारे मामला हल हो सकते हैं, यहीं बैठ के हो सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं ना मानूं, अपनी जेबें भरूं, लूट खसूट का बाजार करूं, और आप क्या समझते हैं कि अगर टाइमिंग उन्होंने कम किए तो उसके बाद पैसे उनके पास नहीं पहुंचे, नुकसान हमारा हुआ लेकिन पैसे उनके पास उससे ज्यादा पहुंचे, वो पुलिस के जरिए पहुंचे, वो अपने लोगों के, तो वो कहां से आपके साथ देंगे? मसला तो सिर्फ नहीं, यही शेख है। साहब, आपने कहा कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात की जाए तो एक नहीं है, तो अगर पुराने अदवार की बात की जाए, पीपल्स पार्टी के दौर की बात की जाए, फेडरल में भी ये थे, प्रोविंस में भी ये थे, तब कौन सी दूध की नहरें बहा दी? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मेगा प्रोजेक्ट रख दिए इन्होंने। मैं अर्ज करूं आपसे, वहां नियत का फुकदान, वो मैंने अभी आपसे कहा कि वो तो करना ही नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है वो तो करना ही नहीं चाहते। भाई साहब ने, फिरको साहब ने बहुत अच्छी बात करी जी। हर काम का दारोमदार नियत पर है। ठीक है। अच्छा, इस निजाम में जब आपकी नियत होती है ना कि मैं पार्लियामेंट को जवाब दूं, तो फिर आप ये हरकतें करते हो। लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल का निजाम होता है तो आप अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दे होते हो। तो याद रखिएगा कि जब वो निजाम आएगा तो दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी मर जाएगा तो उमर जिम्मेदार होगा। ये क्लैरिटी होना हुक्मरान को बहुत जरूरी है, जो आज के हुक्मरानों को नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। शमीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आपका सर बहुत शुक्रिया साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जनाब फुरकान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का और इसके साथ साथ जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। हमने आज कोशिश की कि बजट के हवाले से बात की जा सके। बहुत सारी क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारी बातें करते हैं, ये हमारा काम है, निशानदेही करें गलतियों की, खामियों की, जो लूप होल्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। और नहीं, यासिर, एक चीज़ ये भी है कि जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली थी उसको अप्रिशिएट किया, जहाँ सराहा जाना था वहाँ उन चीज़ों को सराहा, लेकिन जहाँ पर क्रिटिसाइज करना बनता है तो ये ट्रांसमिशंस करने का और डिस्कशन करने का, पैनल डिस्कशन का मतलब यही होता है कि आम आदमी को समझ में आए कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है, बड़ी माजरत के साथ ये तंजिया कुछ जुमला था, लेकिन पार्लियामानी ज़बान को इलेबोरेट करना यहाँ पर हमारा फर्ज है, जो कि आज हमने किया। और एक अवामी जो सतह के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पूरी ट्रांसमिशन का मकसद ये था कि आप तक आगाही पहुंचाई जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, जो बातें आपको बताई जाती हैं क्या उसके ऊपर अमल होता है, क्या वो प्रैक्टिकल हैं। ये वो सारी चीज़ें थी जिसको हमने कोशिश की इस ट्रांसमिशन में कि इसको कंक्लूड कर सके और इसको किसी नतीजे तक पहुंचा सके। बहरहाल जी, बजट की अनाउंसमेंट हो गई, ये पहला मरहला था जिसके अंदर वफाक अपना बजट पेश करता है, और उसके बाद अगले मरहले में जो सूबाई हुकूमत है वो अपने बजट पेश करती हैं। आखिर में जो पॉइंट हमारी जो डिस्कशन रही है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि क्या ये जो मेगा सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, क्या इसकी डेवलपमेंट के ऊपर जिस तरह आपने माजी में जिस तरह दावे किए या फंड्स की एलोकेशन हुई, उसमें यूटिलाइज हुए या नहीं हुए, ये तो हम अपने हिस्से से बात छोड़े जा रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या पूरे मुल्क में कोई डेवलपमेंट होगी। और जैसे प्रोग्रेस की बात हो रही है, पेपर्स की हद तक तो बहुत अच्छे जो फैक्शन फिगर दिखाए जा रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है, इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट हो सके? मेगा सिटी की चीज़ तो और फिर भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर सिंध हुकूमत का बजट की बात की जाए तो आज ऑपोजिशन जो ये कह रही है कि ये फेक नंबर्स हैं और इसके ऊपर ये रियलिस्टिक नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इनके बजट के बाद भी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल ये है कि तमाम एंकर्स ने भरपूर तरीके से जो है बजट की ट्रांसमिशन के अंदर साथ दिया और अपनी अपनी एक्सपर्टीज और सवालात के साथ आप तक वो उन जवाबात जो आप ढूंढ रहे थे वो जवाबात वो पहुंचाने की कोशिश की है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम का, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी जो टेक्निकल टीम है, बहुत सारे नाम है, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। फैसल राई साहब हैं और प्रोडक्शन के जो दीगर लोग हैं, अबू तहसीन हमारे, बिल्कुल हमारे पीसीआर के लोग हैं, एमसीआर के लोग हैं, कैमरामैन हैं, और हमारे साथी एंकर जो ज़फीर हमारे साथ थे, बड़ा अच्छा उन्होंने कंडक्ट किया, हमारे साथ रहे और बड़े ज़बरदस्त, और आपने भी बड़ा अच्छा कंडक्ट किया यासिर भाई, वेरी मच। सबका बहुत शुक्रिया हमारी टीम का, आप जितने भी देखने वाले उनका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ट्रांसमिशन देखी और इसकी फीडबैक आप हमें ज़रूर भेजा करें। हमारे जो भी प्रोग्राम्स आप देखें उसके बारे में। अब इजाज़त लेने का वक्त है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात प्रोग्राम से मुख्तलिफ होती रहेगी। मोहम्मद यासिर को और बिलाल खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।